तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलिटी। देखिए आप सभी लोगों की एक और गलती होती है, और गलती ये होती है कि आप क्या करते हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती। और जब आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है तो फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो आप बेहतर स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको पीछे हटना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, विषय की तैयारी करना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहिए। कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ें उस सब्जेक्ट को इतना बेहतर पढ़ें, उस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा मजबूत कर लें कि अगर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत ना हो। जैसा कि बात करते हैं पॉलिटी की, बात करते हैं, ये जो विषय है ना, हर एक एग्जाम में इसका काफी ज्यादा वेटेज होता है। चाहे वो एसएससी जीडी की बात करें, चाहे वो आरओ यारो की बात करें, चाहे वो पीसीएस की बात करें, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, जैसे पुलिस की बात करती हैं जिसमें यूपी पुलिस आता है, दिल्ली पुलिस आता है। तो अगर आप देखें तो इन सभी परीक्षाओं में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इसका काफी ज्यादा वेटेज होता है। लेकिन क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, पॉलिटी तो पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, कभी आप राष्ट्रपति पढ़ लेते हैं, तो कभी आप प्रधानमंत्री पढ़ लेते हैं, तो कभी आप गवर्नर को पढ़ लेते हैं। ये आपकी गलती है। आप कभी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ते हैं, यानी कि पूरे विषय को नहीं पढ़ते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, और जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो अपने आप को फ्री फील भी महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपके फैक्ट ही नहीं क्लियर है। फिर जब एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा तो है लेकिन इसका जवाब मुझे सही नहीं पता है। तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलिटी, जो ये आपके सभी एग्जामों के लिए बेहतर है। इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मतलब यहां से जहां जो डेटा मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, इस डेटा से बाहर से आप ये मान के चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो भी फंसेंगे, अगर आप देखें चाहे वो एसएससी जीडी की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, आरओ यारो की बात करें, किसी भी कह सकते हैं एग्जाम की बात करते हैं, तो पॉलिटी से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि मैं अब आपको पढ़ाने चल रहा हूं विषय, यानी कि मैं आपकी विषय की तैयारी कराने चल रहा हूं, और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराने चल रहा हूं। और साथ ही साथ ये मान के चलिए समय रहते सारे विषय की मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। चलिए पॉलिटी आज से मैं आपको प्रारंभ कर रहा हूं। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए पॉलिटी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पढ़ा जाता है संवैधानिक विकास, यानी कि भारत में जो संविधान बना हुआ है उसके बनने के प्रोसेस अगर देखा जाए, यानी कि संवैधानिक विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रारंभ था बहुत पहले हो चुका था। यानी कि जब भारत में ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे तभी से कहीं ना कहीं इसके लक्षण शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों आज का जो संविधान बना हुआ है ना, आज का जो संविधान बना हुआ है ना, वो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने पहले ही इस तरह के संविधान बनाए हुए थे। संविधान क्या, रूल्स बहुत सारे बनाए थे जिसका लक्षण आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों को समझिएगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें ना, एक कंपनी हमारे देश में आई थी, और वो कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। दोस्तों कौन सी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। किस लिए यह कंपनी आई थी बताइए जल्दी से आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये किस लिए भारत में आई थी, सबसे पहली बात तो यही कर लेते हैं। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ये क्या करने आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। क्या करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए। इसने कहा हमारे देश के लोगों से कि देखिए आप क्या करिए, हमारे साथ व्यापार करिए, और आप हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए अपने देश में, ताकि आपके देश का जो विकास है वो बेहतर हो सके, मतलब आप अच्छी जिंदगी जी सकें। आप हमारे जैसे हम लोग अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, जिस तरह से हम अपनी लाइफ को जीते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं आप लोगों की भी लाइफ हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की भी बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। आप लोग क्या करिए, हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए और हमारे साथ आप क्या करिए, व्यापार करिए। अब कंपनी जो थी वो व्यापार करना शुरू कर दी, और इसने जो हमसे अनुमति मांगा था वो केवल और केवल 15 वर्षों के लिए अनुमति मांगा था, कि आप हमें केवल 15 वर्षों के लिए अनुमति दीजिए, बस आगे हम बाद में देखेंगे। तो दरअसल क्या होता है कि ये कंपनी 15 वर्षों के लिए क्या करती है कि कहीं ना कहीं हमसे बोल देती है व्यापार करने के लिए,
और हम लोग भी बोल देते हैं ठीक है आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हमें कोई नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं आप हमें फायदा ही पहुंचाएंगे। धीरे धीरे क्या होता है, एक कंपनी के जो लोग थे या कंपनी में काम कर रहे जो लोग थे या इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं भारत को समझने लगा। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, वे कहीं ना कहीं भारत को समझने लगे। उन्होंने देखा कि भारत में क्या है कि पैसा तो बहुत है, लेकिन भारत में एक चीजों की कमी है, वो है एकता की कमी है। यानी कि यहां पर लोगों में एकता नहीं है, यहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। तो इसका क्यों ना हम फायदा उठा लें, इसका क्यों ना हम फायदा उठा लें। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये कह रही है कि क्यों ना इसका हम फायदा उठा ले क्योंकि ये तो आपस में सभी लड़ ही रहे हैं। अगर हम चाहें तो इनका फायदा उठाकर हम बेहतर लाभ कमा सकते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे पास आ सकती हैं। और जिसको लेकर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कहीं ना कहीं वही प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया, यानी फूट डालो राज करो की नीति कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। हमारे देश के लोगों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति भरना शुरू कर दिया, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं चीजों को एक तरह से कह सकते हैं इम्बैलेंस करना शुरू कर दिया, मतलब एक दूसरे को लड़वाना शुरू कर दिया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या होता है कि एक कंपनी क्या करती है कि हमें अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर देती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत की चीजों को अपने अंडर में लेना शुरू कर देती है। और एक समय आता है दोस्तों, वो आता है प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध होता है ना दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या करते हैं, इस युद्ध को जब जीतती है तो कहीं ना कहीं उसे यह विश्वास हो जाता है कि अब भारत में शासन करना ज्यादा कठिन नहीं है और ना ही ज्यादा दूर है। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को ये बातें पता चल जाती हैं कि अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, भारत में शासन कर सकते हैं। आगे चलकर क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, एक और युद्ध होता है, और वो युद्ध कौन सा होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और कब होता है, 1764 को होता है। 1764 में जब क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, तो इस युद्ध को भी ब्रिटिश कंपनी क्या करती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, या इसके जो अधिकारी होते हैं, या ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, वैसे सरकार नहीं कंपनी की ही बात करेंगे, कहीं ना कहीं एक कंपनी ने क्या किया, एक तरह से इस युद्ध को भी जीत लिया। अब इस युद्ध को जीतने के बाद कंपनी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपनी सत्ता स्थापित कर देती है। तो कई बार हमारे एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा वो युद्ध हुआ था जब क्या हुआ था, उस युद्ध को जीतने के बाद कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना शासन सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया, या एक तरह से कह सकते हैं अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दिया। तो वो था दोस्तों 1764 का बक्सर का युद्ध था। जैसे बाबर ने एक तरह से अगर देखा जाए तो पानीपत की पहली लड़ाई कर मुगल वंश की स्थापना किया था, और मोहम्मद घोरी ने तराइन के दो युद्ध लड़कर एक तो पहले में हार गया, दूसरे युद्ध में जीतकर उसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। वैसे ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश सरकार होती है या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो क्या करती है, 1764 के बक्सर युद्ध को जीतने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो अपनी शासन सत्ता स्थापित कर देती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धीरे धीरे चीजें सब बदलने लगती हैं, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का भारत में धीरे धीरे मतलब शासन होने लगता है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिएगा बार बार मैं अगर ब्रिटिशर से बोलता हूं तो ये मान के चलिए कंपनी के, या मैं चलो कंपनी को ही बोलते चलूंगा जिससे आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी। तो कंपनी का शासन धीरे धीरे बढ़ता गया। आगे चलकर क्या हुआ दोस्तों, कंपनी में बहुत सारी समस्या आनी शुरू हो गई, क्योंकि आप सोचिए कोई भी कंपनी हो अगर आप देखिए तो उसमें अगर हमेशा काम हो रहा है, हमेशा चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि रिश्वत लेना या काम न करना, मक्कारी करना और तरह तरह की चीजें कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं। और जिसको लेकर क्या होता है, जो ब्रिटेन होता है, यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार होती है, वो क्या करती है, एक्ट पास करना शुरू कर देती है आगे चलकर।
जिसमें अगर देखा जाए तो एक तो सबसे पहला एक्ट आएगा दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, और उस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है कि कंपनी को एक तरह से अगर देखा जाए तो कंट्रोल एंड रेगुलेट किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कंपनी को एक तरह से नियंत्रित और विनियमित करने की शुरुआत की जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, एक कब होता है जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है दोस्तों, और कहां से पास होकर आता है तो ब्रिटेन से यह एक्ट पास होकर आता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम चीजों को समझने वाले हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो भारत में संवैधानिक विकास है, यानी कि भारत में ऐतिहासिक या ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों की अवधि को हम पहले देखेंगे, दो चरणों में देखेंगे। यानी कि भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो भारत में जो इतिहास में अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग होता है, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो संवैधानिक प्रयोग किए गए थे, इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे वे लोग भारत में शासन कर रहे थे। पहले जब हम इसको देख लेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के भी शासन व्यवस्था को या भारत के भी संविधान को हम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसको हम दो भागों में देखेंगे। एक तो पहला भाग हमारा ये होगा, यानी पहला स्टेज हमारा ये होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान संवैधानिक विकास की बात करते हैं। 1773 से लेकर 1857 तक हम देखेंगे। यानी कि जब कंपनी का शासन होता है भारत में, किसका शासन होता है दोस्तों, तो कंपनी का शासन होता है। तो कंपनी के शासन काल के दौरान की चीजों को हम देखेंगे कि कंपनी हमारे देश में कैसे शासन कर रही थी। देखिए, ब्रिटिशर्स राजाओं की तरह शासन नहीं कर रहे थे। ये जो ब्रिटिशर्स थे वे राजाओं की तरह शासन नहीं कर रहे थे, बल्कि ये क्या कर रहे थे, कानून वगैरह बनाकर, न्यायालय वगैरह बनाकर, कोर्ट वगैरह बनाकर ये शासन हम पर कर रहे थे। मतलब जैसे राजा महाराजा शासन कर रहे थे उस तरह से शासन इनका नहीं था। इनका ये क्या करते थे, कानून वगैरह बना देते थे। जैसे अगर आपने मूवी वगैरह देखा होगा तो उसमें भगत सिंह आप देखा होगा कि उनको फांसी दे दी जाती है। तो वहां यहाँ पर क्या था, कोर्ट वगैरह की व्यवस्था थी, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। उसी के माध्यम से लोग हमारे देश में शासन कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, पहले स्टेज में हम ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान संवैधानिक प्रयोग मतलब किस तरह की चीजों को प्रयोग किया गया था, किस तरह के एक्ट लाए गए थे, और कैसे चीजों को एक तरह से यूज कर रहे थे, और कैसे हम पर कहीं ना कहीं ये शासन कर रहे थे। दूसरा चरण यानी कि दूसरे स्टेज में हम ये देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के तहत संवैधानिक प्रयोग, मतलब एक तरह से जब ब्रिटेन का शासन भारत में सीधा हो जाता है, यानी कि ब्रिटेन की जो शासन होते हैं या ब्रिटेन की सरकार क्या करती है या वहां के जो राजा और रानी क्या करते हैं, जब सीधे शासन यहाँ स्थापित कर देते हैं, तो उसके दूसरे चरण में हम ये देखेंगे। पहले चरण में हम ये देखेंगे जो कंपनी व्यापार करने आई थी वे धीरे धीरे क्या करती है, हम पर शासन करना शुरू कर देती है, और कैसे हम पर वे शासन करती हैं और किस तरह के संवैधानिक प्रयोग किए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे 1857 से लेकर 1947 तक हम ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन क्या हुआ है, वहां से बैठकर हम पर शासन कर रहा है। हम इन चीजों को देखेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इन्हीं सभी लोगों का शासन रहा हमारे देश में। ठीक है, बस ये है कि बस कभी कंपनी शासन कर रही है तो कभी वो शासन कर रहे हैं, बात तो एक ही है, शासन की ही बात है। चलिए आइए समझते हैं। अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। अच्छा, अभी मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ एक दो दिन मतलब अभी 2-4 वीडियो में शेयर कर पाऊंगा, 1-2 ही हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगा। कुछ दिनों मतलब ये मत सोचिएगा 2-4-5 हफ्ते, बस ये मान के चलिए 4-5 दिन ये मान के चलिए कि मैं आपको वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगा क्योंकि मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ अभी जो मैं आपको क्लासेस शेयर कर दे रहा हूँ या क्लास शेयर कर दे रहा हूँ या वीडियो जो शेयर कर दे रहा हूँ, इनको आप देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं चीजों को लेकर। सबसे पहला एक्ट आता है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आपके एग्जाम में यहीं से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, और प्रश्न में एक पूछ लिया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। ठीक है, या तो आपसे मिलान करने के लिए दे देता है कि आप क्या करिए कि ए और बी से मिलान करिए। तो ध्यान रखिएगा जो पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। समझिएगा इसके माध्यम से क्या होता है। देखिए, इसके माध्यम से क्या होता है कि भारत में केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं यहां से शुरू होती है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल और रेगुलेटिंग की बात करते हैं, रेगुलेट की बात करते हैं, करने के लिए क्या किया जाता है, ब्रिटिश संसद के द्वारा, मतलब कि जो ब्रिटेन की संसद होती है
वो क्या करती है, अपना पहला अधिनियम प्रस्तुत करती है, यानी कि पहला अधिनियम पेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पहला एक्ट पास किया जाता है। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी 1773 में। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इस एक्ट के माध्यम से किया क्या जाता है, इस एक्ट की खास बात क्या है जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन ही सकता है, या पूछा ही जा सकता है, या पूछा ही जाता रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाता है, किसके गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर की बात करते हैं। तो बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है दोस्तों? तो गवर्नर जनरल की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिएगा, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था ना, अब उसे एक उपाधि दे दी जाती है, वो दे दी जाती है गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जब बंगाल के गवर्नर को, देखिए पहले क्या हुआ करता था, हर एक प्रेसिडेंसी में अगर आप देखें तो एक एक गवर्नर को बैठाया जाता था। जैसे आज अगर आप देखें तो हर एक 28 राज्य में है, आप देखें तो एक एक गवर्नर होता है, ठीक है, यानी कि राज्यपाल होता है। वैसे ही अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि हर एक प्रेसिडेंसी में अगर देखा जाए, हर एक प्रांत में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक एक गवर्नर को वे बैठा कर रखते थे, ताकि सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से उनकी चलते रहे, कहीं से कहीं तक उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या किया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब जब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तो पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो पहला गवर्नर जनरल दोस्तों बनता है, वो बनता है वारेन हेस्टिंग्स बनता है। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न ये बने कि पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग बना था। कब ऐसा किया गया था? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है ना, अब उसे गवर्नर जनरल हम बना देते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल के रूप में उसे बना देते हैं, और जो पहला गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी अधिनियम के माध्यम से एक और कदम उठाया जाता है, ध्यान रखिएगा, एक और कदम उठाया जाता है, और इसमें एक नया कदम क्या होता है कि बंबई और मद्रास के जो राज्यपाल होते थे, उन्हें क्या किया गया? बंगाल के राज्यपाल के अधीन कर दिया गया। यानी कि अगर आप देखें तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन हो जाता है? बंगाल की बात, एक मिनट दोस्तों, देखिए बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन किसे कर दिया जाता है? तो बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन किसे कर दिया जाता है? तो वो कर दिया जाता है बंबई के गवर्नर की बात करते हैं और मद्रास की बात करते हैं, तो इसके अधीन कर दिया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किसे कर दिया जाता है? तो बंबई और मद्रास को कर दिया जाता है, या उनके गवर्नर जनरल को कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1774 की बात करते हैं, यानी कि इसी एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है? 1774 में दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी कलकत्ता में? तो ध्यान रखिएगा 1774 में। 1774 में क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। अगर ये पूछा जाए आपके एग्जाम में कि आप हमें ये बता दीजिए किस एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, तो आप बताएंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अगर आपसे पूछा जाता है कब किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? 1774 बताएंगे। क्या बताएंगे आप? 1774 बताएंगे। तो इनमें यानी कि इस पीडीएफ इस स्लाइड में हमने किन किन चीजों को समझा है, आइए एक बार हम देख लेते हैं। आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है ज्यादातर। देखिए सबसे पहली बात यह याद रखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। 1773 में किस लिए आता है? ताकि कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया जा सके और विनियमित किया जा सके, यानी कि उसके मामले को देखा जाए। यहां पर सबसे खास बातें क्या होती हैं?
जो बंगाल का गवर्नर होता है उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो एक तो पहली बात है हमने ये जाना। अब यही चीजें अपने नोट्स में लिखिएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो वारेन हेस्टिंग बनता है। कौन बनता है? तो वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग जो होता है वो क्या बनता है? बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है इस स्लाइड में कि 1774 में क्या किया जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो कह सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको तीन ही बातें याद रखना है। एक तो ये बातें तो आपको पता ही है, बस दो बातें याद रखना। एक तो पहली बात, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बंगाल का जो पहला गवर्नर बनता है वारेन हेस्टिंग बनता है। और दूसरी बात याद रखना है कि 1774 में क्या किया जाता है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया जाता है, यहां पर केवल दो तीन बातें ही याद रखना है। एक तो पहली बात याद रखना है, बस एक ही बातें रख लीजिए याद, बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य होते हैं इसमें क्या किया जाता है? कंपनी के राजनीतिक की बात करते हैं। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य होते हैं, कंपनी के राजनीतिक कार्य की बात करते हैं। और दूसरी बात करते हैं कंपनी के जो वाणिज्यिक कार्य होते हैं इसको अलग कर दिया जाता है। वाणिज्यिक का मतलब हो जाता है दोस्तों, अगर आप देखें तो हो जाता है कमर्शियल यानी ट्रेड की बात करते हैं। तो इस समय क्या किया जाता है? 1784 एक्ट में क्या किया जाता है कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को और कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना आप याद रखेंगे कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो बहुत सारे छात्र नहीं बता पाते हैं क्योंकि वे पढ़ कर नहीं जाते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं, हमेशा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी वहां से पढ़कर जाते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो उन्हें लगता है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था तो आप क्या बताएंगे? 1784 बताएंगे। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कंपनी के कार्यों को, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को कब सेपरेट कर दिया जाता है, कब पृथक कर दिया जाता है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कर दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? देखिए इस यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि इससे क्या होता है, यानी कि इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। मतलब यहां कहने का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि भारत के साथ जो व्यापार हुआ करता था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। मतलब उसी की मोनोपोली हुआ करती थी, उसी का एकाधिकार हुआ करता था और वो किसी का नहीं। मतलब ये कह सकते हैं ब्रिटेन का अगर कोई नागरिक या कोई अलग व्यापारी व्यापार करना चाहे तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ये किया जाता है, 1813 के चार्टर एक्ट में ये किया जाता है दोस्तों कि कंपनी का जो एकाधिकार होता है व्यापार पर उसको समाप्त कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि एक तरह से अगर आपको चाय का व्यापार करना है तो चाय का आप व्यापार करिए, यानी टी का व्यापार पर आपका ही अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा? कंपनी का ही अधिकार रहेगा। ये सब ऐसा कौन कर रहा है? ये सब ब्रिटेन की जो संसद है वहां से एक्ट पास करके भेज रही है, वहां से एक्ट पास करके भेज रहे हैं कि क्या क्या कंपनी को करना है और क्या नहीं करनी है और क्या क्या नहीं करना है, मतलब किसको क्या करना है, ये सारी बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार होता है उसे समाप्त कर दिया जाता है। बस केवल और केवल किसको छोड़ दिया जाता है? चाय के व्यापार को छोड़ दिया जाता है कि चाय के व्यापार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं करेगा भारत में। दूसरी बात करते हैं, यहां पर एक अन्य काम किया जाता है कि भारत के साथ व्यापार में अगर देखा जाए तो जितने भी ब्रिटिश नागरिक या व्यापारियों की बात करते हैं तो इनके लिए भी रास्ता खोल दिया जाता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है कि एक कहा जाता है कि भाई देखो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जा रहा है। अब ब्रिटेन का हर नागरिक या ब्रिटेन का हर व्यापारी क्या कर सकता है? भारत के साथ व्यापार कर सकता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर चाय की बात करेंगे
तो चाय की जो व्यापार होगा केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं करेगा, अगर आप देखें तो भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में और क्या किया जाता है। तो बस इतनी ही बातें रहती हैं 1813 के चार्टर एक्ट में, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं। बहुत ही खास पॉइंट है 1833 का चार्टर एक्ट, इसको समझिएगा। 1833 के चार्टर एक्ट, एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपको हमने बता ही दिया है ना कि एक तरह से बंगाल के गवर्नर को क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वो कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग्स बनता है, वारेन हेस्टिंग्स बनता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बातें मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देखिए अब यहां पर क्या होगा, इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा कि मानो कि जैसे कि आज के जो हमारे देश में राष्ट्रपति बैठे हैं, इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा। यानी कि अब इतना बड़ा बदलाव किया जाएगा जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो बैठे हैं, इस तरह का बदलाव कर दिया जाएगा। समझिएगा 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब पहले क्या हुआ करता था कि एक व्यक्ति केवल और केवल बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे बंबई, उसके अंडर में बंबई को भी दे दिया गया और मद्रास को भी दे दिया गया। लेकिन अब क्या किया गया है, सब कुछ बदल ही दिया गया है। यहां पर कह सकते हैं कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहां पर शुरू हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए मेरे लिखने पे मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको जाइएगा, क्योंकि लिखने में समय लगता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है ना, उसे क्या कहा जाता है कि अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होगा, वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। अब ऐसे आप समझिए, जैसे अभी वर्तमान में यदि आप देखें तो भारत में भारत का जो प्रमुख है, यानी कि भारत का जो हेड है वो कौन है, भारत का प्रमुख कौन है, भारत का प्रमुख है, भारत का राष्ट्रपति है। कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। तो कह सकते हैं जैसे आज का राष्ट्रपति उस समय का गवर्नर जनरल, तो दोनों को कह सकते हैं बराबर ही कहीं ना कहीं शक्तियां मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे आज का राष्ट्रपति उस समय का कह सकते हैं भारत का गवर्नर जनरल, दोनों बराबर। तो ये कह सकते हैं जो आज राष्ट्रपति का पद बना हुआ है वो पहले ही कहीं ना कहीं सृजित किया जा चुका है, बंगाल की गवर्नर जनरल के नाम से, भारत के गवर्नर जनरल के नाम से। तो अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, यहां पर सबसे खास बातें हो जाती हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन ही जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अब क्या होता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन बनता है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो ध्यान रखिएगा किस एक्ट में कब क्या बदलाव किया गया, ये ध्यान रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कौन गवर्नर जनरल बनता है, तो वारेन हेस्टिंग्स बनता है। और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बदलाव किया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ना, वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा, संपूर्ण भारत। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। जैसे आज राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं ना, वैसे उस समय के गवर्नर जनरल को देखिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें भूलिएगा नहीं, दो बातें जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर एक और बड़ा काम किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में ही रह गई। मतलब अब क्या कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और एक प्रशासन वाला ही काम करेगी, यानी कि वाणिज्यिक काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पहले ही एक कर दिया गया था ना, कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ना। एक मिनट यार, पता नहीं क्यों भागता रहता है, एक मिनट। ये देखिए यहां पर क्या कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, जो कंपनी भारत में व्यापार कर रहे थे उसके एकाधिकार मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हो जाता है कि कंपनी अब क्या हो गई, केवल एक प्रशासनिक संस्था के रूप में बनकर रह गई, क्योंकि वाणिज्यिक संस्था भी नहीं रही, वाणिज्यिक कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है,
और जो गवर्नर जनरल होता है ना दोस्तों, उसे बहुत सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, उसके अंडर में राजस्व कर दिया जाता है, नागरिक सैन्य पर पूरा कंट्रोल कर दे दिया जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। जो लोग आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं वे क्या करेंगे, सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस या अन्य एग्जाम देने जा रहे हैं वे मेन मेन बातों को याद रखेंगे। जैसे गवर्नर जनरल की बात करते हैं, भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है, लेकिन हाँ सारी बातें वे जाने रहेंगे। तो आसपास की चीजों को अगर जानते रहेंगे तो वे आराम से एग्जाम में चीजों को कर पाएंगे, यानी कि क्वेश्चन